हेलो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है और इसमें हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। इस चैप्टर को हम बेसिक से कवर करेंगे और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे डिस्कस करेंगे। और आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नीट एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन में छूट जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो मैं आपको अगर इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन दूँ कि आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो फूड होता है जिसे इनटेक करते हैं प्लांट्स या फिर जो एनिमल इनटेक करते हैं फूड, उससे एनर्जी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, यानी उसका ब्रेक डाउन होता है और उसकी एनर्जी कैसे बनाई जाती है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर का नाम है ऑल ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन। सबसे पहले जो एनसीईआरटी लाइन लिखती है वो ये लिखती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, सबको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीजन चाहिए होती है क्योंकि हमें फूड का ऑक्सीडेशन करना है। फूड का ऑक्सीडेशन करने से मतलब क्या है? फूड को तोड़कर एनर्जी बनानी है। ठीक है, इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन चाहिए। तो अब वो क्या एक क्वेश्चन आता है, क्या प्लांट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लांट को ऑक्सीडेशन करना है। ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? ये ऑक्सीजन आती है रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन क्या होता है कि प्लांट ऑक्सीजन लेता है और इन्वायरमेंट में CO2 छोड़ता है। ठीक है, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 को इनटेक करा जाता है, O2 को छोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? O2 को लिया जाता है, CO2 को छोड़ा जाता है प्लांट्स के द्वारा। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। सेल्स विच आर सुपरफिशियल हैविंग क्लोरोप्लास्ट इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाली बात भी लिखी है कि वो सेल्स जो सुपरफिशियल होती हैं। सुपरफिशियल का मतलब क्या है? वो सेल जो सरफेस पे प्रेजेंट होती है। सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस। तो वो सेल जो सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं और जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। और फोटोसिंथेसिस का हमने जो वन शॉट है वो भी कवर कर रखा है, 2 पार्ट में वो वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। एनी कॉम्प्लेक्स माइक्रोमॉलिक्यूल, कोई भी कॉम्प्लेक्स माइक्रो का मतलब क्या होता है कि जो पॉलीमर ना हो। ठीक है, मैक्रो वर्ड यूज करते हैं पॉलीमर्स के लिए, बायो में स्पेशली, और माइक्रो वर्ड यूज करा जाता है मोनोमर्स के लिए। तो वो कॉम्प्लेक्स माइक्रोमॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज ऑक्सीडाइज स्टेप वाइज टू यूटिलाइज टू मेक ATP। जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, इन्हें स्टेप वाइज क्या करा जाता है? ऑक्सीडाइज करा जाता है, यानी टुकड़ों में तोड़ा जाता है, स्टेप वाइज तोड़ा जाता है ताकि उससे जो एनर्जी रिलीज हो उस एनर्जी को यूज करके हम ATP बना ले। ठीक है, अब ये स्टेप वाइज क्यों होता है? स्टेप वाइज इसलिए होता है कि अगर आप डायरेक्ट ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है, एक ही स्टेप में कर दोगे तो वहाँ से ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन जब हम स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करते हैं तो वहाँ से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। बेसिक्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या क्या बेसिक हैं, क्या चीज़ें बेसिक्स हैं? ओशन इन ऑल टाइप ऑफ सेल, हर तरीके की सेल्स में होता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। इट इज़ अ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है जिसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं ग्लूकोज का एग्जाम्पल लूँ, किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज आपको पता है क्या होती है? पॉलीहाइड्रोक्सी हमारे पास क्या होती है? एल्डिहाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? OH ग्रुप होता है। तो जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो वहाँ से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। और फिर जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो वहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कंपाउंड बनता है, और जब उसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो CO2 रिलीज होती है। ठीक है, और इन हर स्टेप में कुछ ना कुछ एनर्जी बनती है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे भी कि कौन सा प्रोसेस क्या करता है। अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जो भी हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें एंजाइम्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि बेसिक से हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सब चीज़ इंक्लूड करेंगे। रिएक्शंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 तरीके की रिएक्शन होती हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक।
कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शन जिसमें चीज़ों को ब्रेक करा जाता है यानी तोड़ा जाता है। ठीक है, आप किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ रहे हो सिंपल सब्सटेंस में, तो वो क्या है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। जैसे कि आप स्टार्च को तोड़ते हो ग्लूकोज में, आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च जो है पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? पॉलीमर से मोनोमर यूनिट बना रहे हो, तो आप चीज़ों को तोड़ रहे हो, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें, एनाबॉलिक रिएक्शन में चीज़ों की सिंथेसिस होती है। ठीक है, सिंथेसिस अगर जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाया जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के ही प्रोटीन बनता है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है। जो अभी हमने एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ी, इन दोनों के सम को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी रिएक्शन हो रही है, चाहे वो चीज़ों को तोड़ने की हो, चाहे वो चीज़ों को बनाने की हो, ठीक है, यानी चाहे वो कैटाबॉलिक हो चाहे वो एनाबॉलिक हो, सभी रिएक्शंस को इकट्ठे हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, इंटरलिंक मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जब कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो उस पूरे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जहाँ पे ए से बी बन रहा है, ये हमारी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन है जहाँ पे बी से सी बन रहा है, ये हमारी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। और एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जहाँ पे सी से डी बन रहा है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? जब मैं इन सारी रिएक्शन को आपस में जोड़ दूं, जब मैं इन सारी रिएक्शन को आपस में जोड़ दूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक पाथवे कहलाएगा। कि ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो ये मेरा पूरा क्या हो गया? ए से डी तक मेटाबॉलिक पाथवे। कि ए से डी बनाने का जो रास्ता है वो ये है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। अब मेटाबॉलिक पाथवे दो तरीके के हो सकते हैं, लीनियर या सर्कुलर। मतलब क्या है इसका? आप चीज़ों को या आपका रास्ता दो तरीके का हो सकता है, या तो वो सीधी रोड हो, ठीक है, जैसा आप डेली लाइफ में देखते हो सीधी रोड है तो उसे लीनियर पाथवे बोलेंगे, और सर्कुलर रोड है तो उसे सर्कुलर पाथवे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ए से कोई बी प्रोडक्ट बना, बी से कोई सी बना, सी से कोई डी प्रोडक्ट बना। ठीक है, डी से यहाँ पे ए नहीं बन रहा, डी से यहाँ पे ए नहीं बन रहा, सिर्फ ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो ये लीनियर पाथवे है। एग्जाम्पल के लिए ग्लाइकोलाइसिस आप पढ़ोगे, जहाँ पे ग्लूकोज से या फ्रक्टोज से पायरुवेट बनता है। ठीक है, फिर एक आता है सर्कुलर पाथवे। सर्कुलर पाथवे में क्या होता है कि यहाँ पे एक मेटाबोलाइट एंटर करता है रिएक्शन के बीच में, और फिर दूसरा मेटाबोलाइट कहीं ना कहीं से निकल जाता है। जैसे यहाँ पे ए से बी बन रहा है, ठीक है, ए से बी बन रहा है, और बी के सिंथेसिस के लिए यहाँ पे कोई एक मेटाबोलाइट एंटर कर रहा है। ठीक है, क्या कहा मैंने? कि यहाँ पे बी की सिंथेसिस के लिए कोई मेटाबोलाइट एंटर कर रहा है और वो ए के साथ मिलके बी बना रहा है। बी से सी बना, सी से डी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक कोई कंपाउंड जो है वो एग्जिट कर जा रहा है। ठीक है, और ये जो डी बना इससे फिर वापस ए बन गया, तो ये एक तरीके से देखो साइकिल चल रही है। क्या चल रही है? साइकिल। तो ये सर्कुलर पाथवे हो गया। कैसा? मेटाबॉलिक। ठीक है, इन सर्कुलर पाथवे सम मेटाबोलाइट एंटर एंड सम मेटाबोलाइट एग्जिट। अब हम बात करते हैं कि ये एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है। इफ सेम पाथवे यूटिलाइज इन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक देन इट इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक पाथवे। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं किसी एक ही रिएक्शन में, जैसे आप कोई एग्जांपल ले सकते हो कि मैं किसी ए से बी बना रहा हूँ, ठीक है, या ऐसा समझ सकते हो कि ए को ब्रेक करके मैंने बी बनाया, और बी से मैंने क्या करा? सी बनाया, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रेकिंग नहीं करी, यहाँ पे मैंने कोई अदर कंपाउंड लाया, जैसे बी और डी ने मिलके सी बनाया। ठीक है, और बी कहाँ से आया? ए को ब्रेक करके। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया? कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, और ये एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, या ये भी कह सकते हो ये कैटाबॉलिक पाथवे हो गया, ये एनाबॉलिक पाथवे हो गया। तो एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है? एक ऐसा पाथवे जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो और एनाबॉलिज्म भी हो। अगर आप यहाँ पे ए से सी देखो तो इसको हम बोलेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए से पहले ब्रेक डाउन होगा, बी बनेगा, और फिर उस बी से सी बनेगा डी के मिलने से। तो ये जो पाथवे होगा इसे क्या बोलेंगे? एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं?
ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी एंटर इनटू रेस्पिरेटरी पाथवे टू प्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी वर्ड यूज हुआ है, यानी जो रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट जाएंगे, तो रेस्पिरेशन में जो जाएंगे या रेस्पिरेशन के लिए जो पाथवे होगा उसे हमने नाम दे दिया रेस्पिरेटरी पाथवे। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या कह सकते हो वो ऑर्गेनिक हमारे सब्सटेंसेस जो रेस्पिरेटरी पाथवे में जाएंगे ताकि एनर्जी बन सके, उनको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो क्या सकते हैं, ये ग्लूकोज हो सकते हैं, ठीक है, हमारे पास प्रोटीन हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। किन चीज़ों को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे, उनके पास क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए वो, ठीक है। कार्बन की चेन प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। एंटर इनटू रेस्पिरेटरी पाथवे, और वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करे तभी उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे। ये नहीं कि कोई भी चीज़ को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल देंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करे तभी उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर जाते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, तो हमारे विटामिन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, क्योंकि विटामिन को ना ही तोड़ा जाता है ना ही बना के उनसे एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। हार्मोन्स, ये तो मैसेंजर का काम करते हैं, तो ये भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। और वाटर। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट सांस लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लांट भी क्या करेंगे, ब्रीथ करेंगे, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि बिना ब्रीथ करे वो ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। तो यस, इसका आंसर है सिंस प्लांट आल्सो ऑक्सीडाइज फूड इट रिक्वायर ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट को भी तो खाना तोड़ना है एनर्जी के लिए। ऐसा तो है नहीं कि धरे धरे उसके पास एनर्जी आ जाएगी। वाई प्लांट लैक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं होता। तो इसके 2-3 रीज़न हैं, जैसे कि पहला, प्लांट को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, प्लांट को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ऑक्सीजन की नीड भी कम होगी। अब ये आपने कैसे लिंक कर दिया, तो समझो कि मेरे को फूड को ऑक्सीडाइज करना है यानी तोड़ना है, उसके लिए मेरे को चाहिए ऑक्सीजन और उससे बनेगी एनर्जी, उससे बनेगी एनर्जी। तो अगर अब मेरे को एनर्जी कम चाहिए तो मेरे को फूड भी कम तोड़ना है, फूड कम तोड़ना है तो ऑक्सीजन भी कम लगेगी, ठीक है, ठीक है। दिस नीड कैन बी फुलफिल बाय विदाउट स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इस नीड को, ये जो ऑक्सीजन की बहुत कम नीड होती है, इसको बिना स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन के मतलब फुलफिल कर दिया जाता है। अब कैसे करते हैं वो है डिफ्यूज़न के थ्रू। अब ये डिफ्यूज़न क्या है, रूट स्टेम एंड लीफ एक्सचेंज गैसेस बाय डिफ्यूज़न। जैसे मान लो ये लीफ है तो ये इन्वायरमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज कर लेती है, CO2 को बाहर छोड़ देती है, ऑक्सीजन को ले लेती है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। प्लांट लिविंग सेल आर सुपरफिशियल, प्लांट्स की लिविंग सेल सुपरफिशियल यानी सरफेस पे होती हैं, सो एक्सचेंज इज पॉसिबल बाय डिफ्यूज़न, तो ईजिली डिफ्यूज़न के थ्रू गैस का एक्सचेंज हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ से पूरा जो चैप्टर है वो मेनली स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो आगे के टॉपिक्स हैं यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस है क्या, तो ग्लाइको वर्ड का मतलब होता है शुगर, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। लाइसिस अगर आपको कहीं भी दिख जाए कि किसी टर्म के आगे लिखा है लाइसिस, किसी टर्म के पीछे लिखा है लाइसिस, तो समझ लो उस चीज़ को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन यानी तोड़ना, इसको हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं जो पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन क्या है, यानी सेल में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, तो साइटोप्लाज्म में होती है। अच्छा, मेटाबॉलिक पाथवे कैसा है, यहाँ पे एनाबॉलिज्म होता है कि कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो चीज़ों को तोड़ा जा रहा है तो तोड़ने के लिए रिएक्शन होती है कैटाबॉलिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइट की, कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, हर लिविंग सेल्स में देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे आप इसको क्या कहते हैं, हमारे एनिमल सेल्स में भी देख सकते हो, प्लांट सेल्स में भी देख सकते हो। नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, 10 होती हैं, और यहाँ पे कोई CO2 नहीं बनती है। क्या नहीं बनती, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। तो अब भी आप सोचोगे कि अभी तो आपने कहा था कि फूड को ऑक्सीडाइज करके CO2 रिलीज करते हैं,
और अभी यहाँ बोल रहे हो CO2 नहीं बनती, वो ग्लाइकोलाइसिस में नहीं बनती, उसके बाद भी कुछ प्रोसेस होते हैं वहाँ बनती है। डिस्कवर बाय, ग्लाइकोलाइसिस की जो खोज है वो करी थी एम्डन ने, मेयरहॉफ ने एंड परनाज ने, इन तीनों साइंटिस्ट ने करी थी, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं। अच्छा, अब ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज का तोड़ना। तो ग्लूकोज आता कहाँ से है? सबसे बड़ा रीज़न, मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि ग्लाइकोलाइसिस में हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, लेकिन ये ग्लूकोज आएगा कहाँ से? ग्लूकोज आएगा सुक्रोज से। कहाँ से आएगा? सुक्रोज से। अब ये सुक्रोज क्या है? ये 12 कार्बन की एक डाइसैकेराइड होती है। डाइसैकेराइड समझते हो ना, जो 2 शुगर के मिलने से बना हो। तो कौन कौन सी शुगर होती हैं जो सुक्रोज बनाती हैं? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है, ठीक है। और सुक्रोज को तोड़ दिया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से, ताकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन सके, और इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को फिर हम ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ करते हैं। अब हम ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं, उसके बाद हम ये स्टेप्स पढ़ेंगे जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जो आपको आने चाहिए। सो हम ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है हमारे पास, क्या है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसको तोड़ दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसका मतलब क्या है? देखो, होता क्या है कि ग्लूकोज है, ठीक है, आपको पता होगा कि ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन की क्या है हमारे पास? 6 कार्बन की शुगर है। तो होता क्या है कि ग्लूकोज के 6th कार्बन पे, ग्लूकोज के 6th कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा जाता है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप आता कहाँ से है? बेसिकली इस ATP को तोड़ा जाता है ADP में। किसमें? ADP में। ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ ड्राइफॉस्फेट है, तो ATP से ADP बन रहा है। इसके साथ साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बनता है, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है, ये ग्लूकोज के जो 6th कार्बन होता है उस पे जाके अटैच हो जाता है। तो वहाँ से हमारे पास बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये क्या हो गया? पहला स्टेप हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है? एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम होता है? हेक्सोकाइनेज। अब आप बोलोगे क्या एंजाइम ज़रूरी है? तो हाँ, कुछ कुछ एंजाइम ज़रूरी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अब आपको पता है ग्लूकोज जो होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं हाइलाइटर लगा देता हूँ कि फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा स्टेप हो गया। क्या हो गया? दूसरा स्टेप। अब देखो, बेसिकली यहाँ तो ग्लूकोज आया था, लेकिन अगर फ्रक्टोज होता है तो यहाँ से हम फ्रक्टोज की एंट्री कराते हैं। फ्रक्टोज की एंट्री जो है सेकंड स्टेप से होती है, ठीक है, फ्रक्टोज। और यहाँ पे ये जो ATP से ADP बना था वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है, तो हम ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो फ्रक्टोज का पहला कार्बन होगा, अगर आपने फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है कुछ। हमारे पास CH2OH, यहाँ होता है H, और ये इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर होती है फ्रक्टोज की। और यहाँ हमारे पास आ जाता है H। तो ये हमारा होता है पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा कार्बन, ठीक है। होता क्या है कि पहले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है, ये H हट जाता है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है, और क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, क्योंकि 6th पे तो पहले से ही फॉस्फेट था, अब एक और फॉस्फेट आ गया पहले नंबर पे, तो क्या बन जाता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये दूसरा फॉस्फेट कहाँ से आएगा? दूसरा फॉस्फेट भी ATP से ही आएगा, कि ATP रिड्यूस होगी ADP में, और वहाँ से जो PI होगा यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा वो फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन से जुड़ जाएगा। अब देखो, थर्ड स्टेप ये हो गया।
अब यहाँ पे एक बात समझना कि ये जो थर्ड स्टेप है इसको हम बोलते हैं मेन स्टेप। ये हमारा क्या होता है, मेन स्टेप होता है। मेन स्टेप कहने का मतलब है मेरा कि यही स्टेप जो होता है ये कंट्रोल करता है ग्लाइकोलाइसिस को, कंट्रोल करता है ग्लाइकोलाइसिस को। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये कंट्रोल करता है ग्लाइकोलाइसिस को, बाकी स्टेप मैंने पहले दूसरे को क्यों नहीं बोला। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज एंटर कर रहा था, यहाँ पे फ्रक्टोज आ रहा था, लेकिन ये स्टेप देखो तो ये स्टेप इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, ठीक है। यानी ग्लूकोज का जब हम ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं, जब ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं तो भी तीसरा स्टेप कॉमन आ रहा है, और जब फ्रक्टोज को हम तोड़ रहे हैं तो भी हमारा थर्ड स्टेप जो है कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए थर्ड स्टेप क्या है, मेन स्टेप है, यानी एक ऐसा स्टेप जो कंट्रोल करेगा ग्लाइकोलाइसिस को। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं कि आगे होता क्या है। अब ये जो हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, जो कि क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसको तोड़ दिया जाता है किसमें, डाईहैप में और पीजीएल में। डाईहैप में और पीजीएल में। अब ये डाईहैप क्या है, पीजीएल क्या है। डाईहैप की फुल फॉर्म होती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो, और पीजीएल यानी फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। आप यहाँ पे देखो कि फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन हुआ और क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब ये जो दोनों होते हैं ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे में रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ से आगे कैसे मैकेनिज्म चलती है, कैसे ग्लाइकोलाइसिस होती है। अब ये जो हमारा फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बनता है, यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला ऑक्सीडेशन हो रही है। सो यहाँ पे देखो NAD प्लस से NADH बन रहा है, NAD प्लस से NADH बन रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हुआ तो ये रिडक्शन हो गया, और अगर ये रिडक्शन है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। क्योंकि एक का रिडक्शन होगा तभी तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड से क्या बन गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। क्या बन गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। और इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। अब यहाँ पे 2 क्यों बनेंगे, एक तो इसके लिए बनेगा, ठीक है, और साथ ही साथ डाईहैप भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक डाईहैप का भी बनेगा, तो एक और एक 2 हो गए, तो 2 मोल बनेंगे, ठीक है। बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को BPGA हम शॉर्ट में लिखते हैं। अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, इसमें से एक फॉस्फेट जो है हट जाता है और क्या बनता है, 3PGA यानी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये हटता कैसे है कि ये ADP से ATP बन जाती है, यानी ADP में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं ATP के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है। आइसोमराइजेशन कैसे होता है कि जो तीसरे नंबर पे फॉस्फेट था वो दूसरे नंबर पे आ जाता है, तो क्या बन जाता है, 2PGA बन जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ से वाटर का लॉस होता है, यहाँ से पानी को निकाल दिया जाता है, वाटर को रिमूव करा जाता है और बन जाता है फॉस्फिनॉल पायरुवेट। क्या बन जाता है, फॉस्फिनॉल पायरुवेट बन जाता है। अब हम क्या करते हैं कि फॉस्फिनल पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट में, किसमें, पायरुवेट में, और यहाँ पे भी एक फॉस्फेट जो है वो चला जाता है। तो ADP से क्या बन जाती है, ATP, और कितनी ATP बनेंगी, 2 ATP बनेंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक डाईहैप का भी तो बनेगा। सो यहाँ पे ये इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो अगर आप देखो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस में क्या बन रहा है, पायरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। सॉरी आपको दिखा नहीं होगा। अब देखिए फॉस्फिनॉल पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। साथ ही साथ एक ADP जो है कन्वर्ट हो जाती है ATP में, और ये रिएक्शन 2 बार होती है, इसलिए 2 ATP बनती है, ठीक है। 2 बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि डाईहैप का भी साइमल्टेनियसली लोगे आप, ठीक है। तो एक बार तो PGL के रिस्पेक्ट में होगी और एक बार डाईहैप के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डाईहैप भी PGL में कन्वर्ट होगा, तो 2 बार होगी ये, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ और, एंजाइम जो पूछा जाता है, ठीक है। आपको मेनली इसमें पूरे में 2 ही एंजाइम याद रखने हैं। कौन कौन से, एक हेक्सोकाइनेज जो क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा,
ठीक है। और एक आपको याद रखना है पायरुवेट काइनेज। कौन सा? पायरुवेट काइनेज, जो फॉस्फेनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा पायरुवेट में। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन सी बातें लिखी हैं जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखी। क्या देखी? हमने एनर्जी किस स्टेप्स में दी? एटीपी जो होती है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमने एटीपी कहाँ कहाँ दी थी? एक तो पहले स्टेप में दी थी जब हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था, और हमने तीसरे स्टेप में दी थी जब हमने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया था। तो पहले और तीसरे स्टेप में हमने एनर्जी इन्वेस्ट करी। एनर्जी बनी कौन कौन से स्टेप में? एक तो 7th स्टेप में और एक 10th स्टेप में। 7th स्टेप क्या था? जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, 7th स्टेप वो था। 10th स्टेप क्या था? जब हमारा 2 PGA यानी 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना था? फॉस्फेनॉल पायरुवेट बना था। सॉरी, फॉस्फेनॉल पायरुवेट से जब हमारा पायरुवेट बना था। तो ये दोनों स्टेप थे, ठीक है। इरिवर्सिबल स्टेप कौन से थे? ऐसे स्टेप जो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकते, मतलब जैसे ए से बी बना, तो ऐसी कौन सी स्टेप्स थे जिनमें बी से ए वापस नहीं बन सकता था, ठीक है। तो वो थे 1st, 3rd और 10th। अब यहाँ पे इसीलिए देखो 3rd हमारा क्या था? मेन स्टेप था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज भी आ रहा था, फ्रक्टोज भी आ रहा था, दोनों के लिए कॉमन स्टेप था। साथ ही साथ ये इरिवर्सिबल भी था, ठीक है। कंट्रोल स्टेप 3rd, ठीक है, बता ही दिया था मैंने। ऑक्सीडेशन ऑफ पीजीएल कहाँ हो रहा था? 6th स्टेप में हो रहा था, यानी फोस्फोग्लिसराल्डिहाइड कौन से स्टेप में ऑक्सीडाइज हो रहा था? 6th स्टेप में। और बन क्या रहा था? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसिस, कितनी एटीपी बनी? 2 एटीपी बनी एसएलपी के द्वारा। एसएलपी के द्वारा कैसे? अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना कि यहाँ पे समझा देता हूँ। एक एटीपी हम 1st स्टेप में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी एटीपी हम 3rd स्टेप में इन्वेस्ट करते हैं, ओके। अब होता क्या है? एनर्जी मिलती कहाँ है? 7th स्टेप में। कितनी मिलती हैं? 2 एटीपी मिलती हैं। 10th स्टेप में भी हमें 2 एटीपी मिलती हैं। तो हमने 2 एटीपी दी, हमें 4 एटीपी मिली, तो नेट प्रॉफिट तो हमें 2 ही का हुआ ना, ठीक है। तो इसलिए हम लिखते हैं कि जो एटीपी यहाँ पे बनी वो 2 ही बनी एसएलपी के द्वारा। एसएलपी का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब जब हम किसी हाई एनर्जी कंपाउंड को लो एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो जो एटीपी बनती है उसको हम बोलते हैं एसएलपी। ये मैंने आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में सब बताई थी कि एसएलपी क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसिस एरोबिकली। एरोबिकली का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 8 एटीपी बनती हैं। अब ये आप सोचोगे 8 कहाँ से आ गई? तो 8 देखो यहाँ से आती है। नंबर ऑफ NADH फॉर्म 2। ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बनते हैं, आपने देखा। अब होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो अभी आप आगे पढ़ोगे कि NADH कैसे बनाता है, लेकिन कभी पूछ ले एरोबिकली कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो NADH की भी काउंट करनी पड़ती है हमें। तो होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक NADH बनाता है 3 ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 हैं तो 6 ATP बनाएगा और 2 पहले से थी, तो ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बनती है एरोबिकली कंडीशन में, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और अगर एरोबिकली पूछता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो आंसर 2 ही रहेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं फेट ऑफ पायरुवेट, मतलब जो पायरुवेट बना ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उसका भविष्य क्या है, ठीक है। हमें अपना भविष्य भी जानना है और पायरुवेट का भी भविष्य जानना है। और अपना भविष्य वैसे हमें पता है कि हम जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। तो उसी तरीके से हमें पायरुवेट का भविष्य जानना है, ठीक है। अपना भविष्य तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें पायरुवेट का भविष्य जानना है। तो पायरुवेट सबसे पहले आया कहाँ से? फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। किसमें? हर तरीके की सेल्स में, ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, सब में ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनेगा, ठीक है। पायरुवेट विच फॉर्म इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस हैज 3 फेट। पायरुवेट जो कि साइटोप्लाज्म में बनता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही थी? साइटोप्लाज्म में हो रही थी। उसके 3 भविष्य हो सकते हैं, ठीक है। देख रहे हो हमारे 2 ही भविष्य होते हैं, या तो सक्सेसफुल या तो अनसक्सेसफुल, लेकिन इसके 3 भविष्य हैं। कौन कौन से? या तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। सेकंड क्या भविष्य है कि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर लेगा।
ठीक है। और तीसरा हो सकता है कि ये इथेनॉल फर्मेंटेशन कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला भविष्य पढ़ेंगे इसका, जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब एनसीईआरटी में इन दोनों को पहले दे रखा है, लेकिन हम पहले क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये हम छोड़ नहीं रहे, इसे आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं एरोबिक फैट ऑफ पायरुवेट। अब आप बोलोगे कि एरोबिक फैट ऑफ पायरुवेट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट का, उसी को हम बोलते हैं एरोबिक फैट ऑफ पायरुवेट, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ O2 एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट अकर। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, जिनके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्या उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। और ये भी बताएं कि उसके जैसा कौन सा ऑर्गन होता है जो एनर्जी बनाने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एरोबिक ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का, यानी पायरुवेट को तोड़ा जाता है, ठीक है। अब एक बात समझो कि ये जो एरोबिक फेट है, ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, और पायरुवेट कहाँ बना था, साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले होता क्या है, पायरुवेट को साइटोप्लाज्म से लाया जाता है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ लाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का होता है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और इसकी ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस पे ATS सिस्टम लगा होता है। ATS सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर पायरुवेट को तोड़ के CO2 बनाई जाती है। अब ये होती कैसे है, इसे समझते हैं। अब मैंने जो आपको बात बताई वही लिखी है, क्या, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन आटम लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। हम स्टेप वाइज पायरुवेट को तोड़ते हैं ताकि सारे हाइड्रोजन एटम जो हैं वो निकल जाएं और हमें 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स मिल जाएं। और ये चीज़ कहाँ होगा, ये स्टेप कहाँ होगा, मैट्रिक्स के अंदर। कहाँ होगा, मैट्रिक्स के अंदर। Passing of electron remove as a part of hydrogen atom at molecule O2 with simultaneously synthesis of ATP। अब ये जो हाइड्रोजन एटम जा रहे थे, इनके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को पास कर देना ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और उसी दौरान ATP बना लेना। तो ये 2 स्टेप होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर आप समझे तो। क्या कि सबसे पहला स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और प्रोडक्ट क्या बचेगा, CO2। ये कहाँ होगा, मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होगी, जहाँ पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, इसको हाई एनर्जी टू लो एनर्जी भेजा जाएगा और लास्ट में ऑक्सीजन और H+ के साथ मिलके ATP बना दी जाएगी। अब वो ATP कैसे बनेगी वो भी अभी आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट की, जो कि कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान 3 CO2 बनेंगे, जैसे अभी मैंने बताया, साथ ही साथ हाइड्रोजन रिमूव होंगे। हाइड्रोजन जो रिमूव होंगे उनको यूज़ करा जाएगा NADH बनाने के लिए, और फिर इस NADH को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया जाएगा, इस NADH को ऑक्सीडाइज करा जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ताकि हम ATP बना सके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पंप H+ बिटवीन 2 मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए दोनों मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इनके पास पंप होता है। पंप समझते हैं ना, पंप एक प्रोटीन होता है जो चीज़ों की मूवमेंट कराता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास पंप होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय O2 टू गिव H2O। इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है ताकि क्या बन जाए, वाटर बन जाए। तो यहाँ पे आता है मेन रोल ऑक्सीजन का, ठीक है। अभी तक आपने ऑक्सीजन का रोल नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके वाटर बनाने के लिए। अब हम देखते हैं लिंक रिएक्शन। ये लिंक रिएक्शन होती क्या है भाई, लिंक रिएक्शन एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, जो कि कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। एंजाइम कौन सा होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे कोएंजाइम चाहिए, हाँ चाहिए, NAD+
कोएंजाइम और टीपीपी। टीपीपी क्या है ये? टीपीपी की फुल फॉर्म है थायामीन पायरोफॉस्फेट। क्या है? थायामीन पायरोफॉस्फेट। ये तीनों ज़रूरी होते हैं अगर हमें लिंक रिएक्शन करानी है तो। कितने NADH फॉर्म होते हैं? एक NADH फॉर्म होता है। रिएक्शन क्या है देखते हैं। सो देखिए, पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये कहाँ हो रहा है? ये लिंक रिएक्शन हो रही है इसकी कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ठीक है। NAD+ किस में कन्वर्ट होता है? NADH में। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कोएंजाइम A आता है। ओके। और एक CO2 रिमूव होती है, एक CO2 रिमूव होती है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि 2 कार्बन का होता है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन तो यहाँ निकल गया, ये 3 कार्बन का था, एक कार्बन निकल गया, 2 कार्बन बचे। तो एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का कंपाउंड है? 2 कार्बन का कंपाउंड है। NAD+ हमारा क्या है? हमारा कोएंजाइम है। कोएंजाइम A भी क्या है? हमारा कोएंजाइम है, और इसके साथ एक TPP होता है। ठीक है। TPP हमारा क्या फुल फॉर्म होती है? थायामीन पायरोफॉस्फेट। इन तीनों कोएंजाइम्स की हमें ज़रूरत होती है, और क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A हमने बनाया क्यों? ये हमने बनाया ताकि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो सके, जिसे हम बोलते हैं क्रैब्स साइकिल। सो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रैब्स साइकिल की बात कर रहे हैं। क्रैब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। लोकेशन क्या है? क्रैब्स साइकिल होती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यानी जहाँ लिंक रिएक्शन होती है वहीं पे ही क्या होती है? हमारी क्रैब्स साइकिल भी होती है। क्रैब्स साइकिल को डिस्कवर किसने करा था? हैंसलेट क्रेब ने, इसलिए इसको क्रैब्स साइकिल कहते हैं। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, जो कि होता है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये हमारा पहला प्रोडक्ट बनता है, जो कि 6 कार्बन का होता है। ठीक है। इसीलिए इस क्रैब्स साइकिल को हमने सिट्रिक एसिड साइकिल भी नाम दिया था। अब इस क्रैब्स साइकिल में होता है क्या है? देखो, सबसे पहले हम ऐसी एक नॉर्मल समझ लेते हैं कि इसमें एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर करता है। ठीक है। और पूरी साइकिल चलती है, और 3 NADH, एक FADH2, एक ATP और 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। अब 2 क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है। और एक पहले निकल चुका था CO2, यानी टोटल अगर आप देखो पायरुवेट से कितने निकले? 3 CO2 रिलीज हुए, और यही हमें निकालने भी थे। तो एक लिंक रिएक्शन में निकल गया, 2 क्रैब्स साइकिल में निकलते हैं। ठीक है। अब क्रैब्स साइकिल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लीनियर पाथवे है या सर्कुलर पाथवे है, मतलब सर्कुलर पाथवे या लीनियर, तो ये सर्कुलर है, क्योंकि किसी स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा और कितनी कितनी स्टेप में ये सारे मॉलिक्यूल्स निकलते चले जाएंगे। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं कि एक बार क्रैब्स साइकिल चली, हम सिर्फ एक बार की बात करें, अभी हम देखेंगे भी कि कैसे क्या बन रहा है, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली, कि अगर एक बार क्रैब्स साइकिल चली तो वो 3 NADH बनाती है। ठीक है। एक FADH2 बनाती है, एक ATP या एक GTP कह सकते हो। ठीक है। GTP साइमल्टेनियसली ATP में कन्वर्ट हो जाती है, तो एक ATP या GTP कह सकते हो, और 2 CO2 बनते हैं। किसमें? क्रैब्स साइकिल में, एक क्रैब्स साइकिल में। टोटल एंजाइम कितने चाहिए होते हैं? 8। क्या 8 के नाम याद करने हैं? नहीं। सो सबसे पहला स्टेप देखो, सबसे पहला स्टेप देखो जो आपको समझना जरूरी है। होता क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, एक कंपाउंड होता है 4 कार्बन का, जिसको हम नाम देते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसके साथ कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब क्या है? वाटर के साथ मिलता है, यानी वाटर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम A, ये तीनों मिलके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? सिट्रिक एसिड का। अब यहाँ पे देखो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड था, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड था, तो ये जो सिट्रिक एसिड बना ये 6 कार्बन का कंपाउंड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है सिट्रेट सिंथेज, और ये एंजाइम आपको याद करना है। जहाँ जहाँ आपको एंजाइम याद करने हैं मैं बताते चलूँगा। अब देखिए, मैंने पूरी क्रैब साइकिल लिखी है। ठीक है। क्या हुआ कि ये हमारा OAA बना था। ठीक है। इसी में बनता है बेसिकली वो। तो होता क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल कोएंजाइम में
और वाटर, ये तीनों कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। किसमें, आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। इसकी देखिए हमें स्ट्रक्चर नहीं पढ़नी, नहीं तो मैं स्ट्रक्चर के साथ बताता, और ये वन शॉट है तो हम इतना डीपली डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल क्या याद रखना है, सिट्रिक एसिड से बनेगा आइसोसिट्रेट, और आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है, उसी समय NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में। यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं कंपाउंड से और NAD+ को दे देते हैं, साथ ही साथ एक CO2 निकल भी जाता है, तो इस स्टेप को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये नाम क्यों देते हैं, ये नाम इसलिए देते हैं कि यहाँ पे एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और तीसरा ये कि CO2 निकल रहा है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, और यहाँ पे भी एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है और NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH में, तो इस स्टेप को भी हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, और ये जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कोएंजाइम A भी निकल जाता है, और कोएंजाइम A जब निकलता है ये है हाई एनर्जी कंपाउंड, ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, ये क्या है, लो एनर्जी कंपाउंड है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो उस एनर्जी को पकड़ के GDP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिया जाता है और GTP बन जाता है। अब ये GTP साइमल्टेनियसली क्या करता है, कपल रिएक्शन का मतलब समझते हो ना, जब एक ही टाइम पे दो रिएक्शन हो जाए, तो ये GTP से ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सक्सिनेट की। अब होता क्या है, सक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, और इसके साथ साथ FAD+ कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये FADH2 NADH है क्या, अभी हम बात करते हैं, इनकी फुल फॉर्म जानेंगे और इनका रोल जानेंगे कि ये कैसे ATP सिंथेसिस में मदद भी करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में, या कह सकते हो 7th स्टेप में क्या हो सकता है कि फ्यूमरेट में पानी डाला जाता है, फ्यूमरेट में पानी डाला जाता है और बन जाता है मैलिक एसिड। क्या बन जाता है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का फिर हम क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है, और यहाँ पे NAD+ किस में रिड्यूस हो जाता है, NADH में। अब देखो ये जो NAD+ और FAD+ हम पढ़ रहे थे ये होते क्या हैं, NAD+ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और जो FAD की फुल फॉर्म होती है वो होती है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकाले जाते हैं उन्हें इनके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, उन्हें इनके साथ जोड़ा जाता है, बाद में ये क्या करते हैं, अपना ऑक्सीडेशन करते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, और वहाँ से ATP बनता है। तो वो प्रोसेस भी अभी हम जानेंगे। अब देखो हमने बात करी थी कि 8 एंजाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं हर एक स्टेप में, क्योंकि 8 स्टेप हैं तो 8 एंजाइम होंगे। तो क्या आपको हर एक एंजाइम याद करना है, नहीं, आप सिर्फ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम याद करो, अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजिनेज याद करो, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज याद करो, और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज याद करो। ये 4 एंजाइम के नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं ATP बैलेंस शीट की, यानी लेखा जोखा तैयार करते हैं कि कितनी ATP हमने दी, कितनी ATP हमें मिली। ठीक है, चलिए अब देखो, जब एक पायरुवेट कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम A में, एक पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम A में, तो हमें एक NADH मिला, एक CO2 मिला। ठीक है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में जब क्रैब साइकिल में गया और एक बार क्रैब साइकिल हुई तो हमें 3 NADH, एक FADH2, एक ATP और 2 CO2 मिले। ठीक है, अब देखो
जब हम अगर ग्लूकोज से बात करें, स्टार्टिंग कहाँ से करें, ग्लूकोज से, तो आपको पता है एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने थे, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने थे और उसके साथ साथ 2 NADH और 2 ATP बनी थी। हाँ ठीक है। अब अगर एक पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A तक जाने के लिए एक NADH और एक CO2 बनाता है तो 2 पायरुवेट कितने बनाएंगे, 2 NADH 2 CO2। ठीक है। अब अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम एक बार क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, 3 NADH, एक FADH2, एक ATP, 2 CO2 बनाता है, तो जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम 2 क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने बनेंगे, 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, 4 CO2। पता चल गया क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रेब्स साइकिल 2 बार होगी, एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए 1 बार। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज की, जब हम एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, एरोबिक ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कितनी ATP बनती है? तो यहाँ पे देखो 10 NADH बने टोटल, काउंट कर लो, 2 NADH, 2 NADH 4 NADH और 6 NADH 10 NADH, तो एक NADH 3 ATP बनाता है, तो यहाँ पे 30 ATP बन गई। 2 FADH2 बने, ये देख लो, एक FADH2 कितने, 2 ATP बनाता है, तो यहाँ 4 ATP बन गई। ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एक FADH2 कितनी ATP बनाता है, 2 ATP बनाता है। ठीक है। और 4 ATP तो हमारी बनी ही थी, किसके थ्रू, SLP के थ्रू, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, तो 4 ATP है। तो टोटल आप यहाँ पे देखो 38 ATP बनी है। अब NCERT लिखती है 36 और 38। ठीक है, 36 और 38। अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम थोड़ा आगे समझेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ETS जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। इन ETS NADH एंड FADH2 is oxidized and give its electron to electron carrier present on inner membrane of mitochondria। ETS सिस्टम में होता क्या है कि जो NADH और FADH2 हैं ये ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी टूटते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लस प्रोटीन नोन एज कॉम्प्लेक्स। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है। और इन दोनों को मिला के हम कॉम्प्लेक्स टर्म यूज करते हैं। देयर आर 5 कॉम्प्लेक्स इन ATS। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या 5 कॉम्प्लेक्स को याद करना है? हाँ ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें 2020 की, आई थिंक, तो 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो कॉम्प्लेक्स 1 का जो नाम है वो होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्या नाम होता है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। अगर मैं बात करूँ NADH डिहाइड्रोजिनेज जो कि कॉम्प्लेक्स 1 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो कि FES है और एक हाइड्रोजन कैरियर होता है जो कि FMN है और प्रोटीन होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें तो ये होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें तो ये होता है साइटोक्रोम BC1। क्या है? साइटोक्रोम BC1। इसके पास एक हाइड्रोजन कैरियर होता है जिसका नाम होता है यूबिक्वानिन। ठीक है, या फिर यूबिक्विनोन, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है उसका नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम होता है F नोड F1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि FMN क्या होता है। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स 1 में एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, या कह सकते हो कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जो होता है FMN। FMN का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अगर चाहो तो फुल फॉर्म याद कर सकते हो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। ठीक है। अब इस पूरे अगर ATS की बात करूं तो यहाँ पे मोबिल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। मोबिल का मतलब क्या है? जो मूव कर सकते हैं। मोबिल का मतलब क्या है? मूव कर सकते हैं, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो इसमें हमारा होता है यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। ये दोनों क्या होते हैं? मोबिल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन में। ठीक है। और जो हाइड्रोजन कैरियर होते हैं वो 3 होते हैं। हमारे पास 3 हाइड्रोजन कैरियर होते हैं। कौन कौन से? FMN, यूकी और कॉम्प्लेक्स 3 यूबिक्विनोन। ठीक है। तो यूबिक्विनोन यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन कैरियर है। यूबिक्विनोन क्या है? हाइड्रोजन कैरियर है। फिर से कह रहा हूँ और ये ध्यान रखना कि यूबिक्विनोन और कॉम्प्लेक्स 3 यूबिक्विनोन क्या है? हाइड्रोजन कैरियर है। अब चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं
ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है जहाँ पे हमारे सारे कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं। ओके, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन। क्या है ये? आउटर मेम्ब्रेन है। और आपको पता है ETS कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर मेम्ब्रेन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NADH की। तो NADH याद रखना, NADH ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज एट कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, NADH कहाँ जाके ऑक्सीडाइज होता है? कॉम्प्लेक्स 1 पे। तो NADH ऑक्सीडाइज हुआ, NAD+ बना और अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स 1 को दे देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होगा? देखो, FMN मैंने आपको बताया हाइड्रोजन कैरियर है, तो ये FMNH2 बनाएगा। H2 कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, ठीक है, और 2 H+ आएंगे, और 2 क्या होंगे? H+ यहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, 2 H+ एंटर करें तो क्या बन गया? क्या बन जाएगा? FMNH2। अब ये H2 FeS को पास कर देगा, लेकिन FeS क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो ये 2 प्रोटॉन को यहाँ बाहर फेंक देगा, इस स्पेस में भेज देगा। 2 प्रोटॉन को क्या करेगा? स्पेस में भेज देगा। और ये यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये जो प्रोटॉन है ये अंदर से आता है। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है ये अंदर से आता है। तो FMNH2 क्या करेगा? H2 इसे पास कर देगा। अब ये तो था इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये आगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये H+ को क्या करेगा? इस जो हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें फेंक देगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना होता क्या है। ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है, NADH के इलेक्ट्रॉन को देता है यूबिक्विनोन को। किसको देता है? यूबिक्विनोन को देता है। लेकिन यूबिक्विनोन तो ठहरा हाइड्रोजन कैरियर। मैंने आपको बताया था यूबिक्विनोन क्या है? हाइड्रोजन कैरियर, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये अंदर से H+ भी लेगा। अब इसे लेकिन आगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही पास करना है, तो ये H+ को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देगा, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 तो हमने पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा यूबिक्विनोन को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 2 को यूज़ करा जाता है FADH2 के ऑक्सीडेशन के लिए। FADH2 जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज एट कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा? यूबिक्विनोन को दे देगा। ये भी क्या है? हाइड्रोजन कैरियर है, तो H+ लेगा, H+ को बाहर फेंक देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट हो गया। अब देखो साइटोक्रोम B जो है वो तो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा FeS को। अब FeS इलेक्ट्रॉन देगा यूबिक्विनोन को। फिर वही बात, यूबिक्विनोन तो ठहरा हाइड्रोजन कैरियर, यूबिक्विनोन क्या ठहरा? हाइड्रोजन कैरियर, तो वो यहाँ से H+ लेगा। अंदर से जो भी हम कहते हैं हमारा मैट्रिक्स है वहाँ से H+ लेगा। ठीक है, और बाहर H+ फेंक देगा, अंदर से लेगा बाहर फेंक देगा, इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C के पास। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन पास करेगा साइटोक्रोम A को, साइटोक्रोम A पास करेगा साइटोक्रोम A3 को, और साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन पास कर देगा O2 के पास। और यहाँ पे ल्यूमन में H+ पहले से ही होते हैं, तो H+ और इलेक्ट्रॉन मिलके वाटर बना लेते हैं। अब ये H+ आते कहाँ से हैं? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पंप होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? पंप होते हैं जो H+ को अंदर फेंकने का काम करते हैं इस स्पेस से। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से H+ को मैट्रिक्स में फेंकने का काम करते हैं। तो अब ये जो हमने पढ़ा इसको हम स्टेटमेंट के रूम में भी देख लेते हैं ताकि आपको NCERT की लाइनें समझ आए। ऑक्सीडेशन ऑफ NADH बाय कॉम्प्लेक्स 1। NADH का ऑक्सीडेशन कौन करेगा? कॉम्प्लेक्स 1 करेगा। कॉम्प्लेक्स 1 गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू यूबिक्विनोन। कॉम्प्लेक्स 1 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? यूबिक्विनोन को देता है, जो कि क्या है? हाइड्रोजन कैरियर है। मीन्स रिड्यूस यूबिक्विनोन टू यूबिक्विनोल। अब यहाँ पे समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि कॉम्प्लेक्स 1 ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन गेन करे। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। तो यूबिक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका भी रिडक्शन होगा। तो यूबिक्विनोन जो है
वो रिड्यूस होके यानी रिडक्शन करके क्या बना लेता है, यूबीक्विनोल बना लेता है। क्या बना लेता है, यूबीक्विनोल। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यूबीक्विनोन रिडक्शन करके क्या बना लेता है, यूबीक्विनोल। रिडक्शन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब जो यूबीक्विनोन है वो रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स 3 को। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स 3 को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, कौन, यूबीक्विनोन। और जो भी H+ थे उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 गिव इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C। अब कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम C को, यानी साइटोक्रोम C को रिड्यूस करेगा। साइटोक्रोम C रिड्यूस कॉम्प्लेक्स 4, साइटोक्रोम C रिड्यूस करेगा कॉम्प्लेक्स 4 को, यानी साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को। ऑल साइटोक्रोम हैव हीम। जितने भी साइटोक्रोम होते हैं उनके पास हीम यानी कि आयरन होता है, बट साइटोक्रोम A3 हैव बोथ आयरन एंड कॉपर। और ये नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2-3 बार कि जितने भी साइटोक्रोम हैं उनके पास आयरन तो होता ही होता है, ठीक है, लेकिन साइटोक्रोम A3 ये एक ऐसा साइटोक्रोम है जिसके पास आयरन भी होता है और कॉपर भी होता है। तो यहाँ पे अब एक बात आप ऑब्जर्व करो, और हमने वहाँ पे भी देखी थी कि NADH का जो ऑक्सीडेशन हुआ और उसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ उसमें कॉम्प्लेक्स 2 का कोई भी रोल नहीं था। कॉम्प्लेक्स 2 का कोई भी रोल नहीं था। तो कॉम्प्लेक्स 2 का रोल क्या था वो देख लो। रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2 एंड गिव इलेक्ट्रॉन टू यूबीक्विनोन। कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेता है और उसे यूबीक्विनोन को दे देता है। कॉम्प्लेक्स 2 डोंट हैव हाइड्रोजन कैरियर। कॉम्प्लेक्स 2 के पास कोई भी हाइड्रोजन कैरियर नहीं होता। कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू यूबीक्विनोन। और दोनों ही कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, यूबीक्विनोन को। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। मतलब ATP बनता कैसे है। हमने ATS तो देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, लेकिन ATP कैसे बनेगा ये बताओ ना आप। चलिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 थ्रू ETS प्रोटॉन इज एक्यूमुलेटेड इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। मैंने बताया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ को फेंक दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट विच वाज क्रिएटेड यूज्ड टू मेक ATP। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, ठीक है, अब कैसे बना, अंदर से बाहर H+ ला रहे हो और यहाँ इकट्ठे कर रहे हो तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है। समझो आपके पास 10 रुपये, आपके दोस्त के पास भी 10 रुपये हैं, लेकिन आप अपने 10 रुपये उसे दे रहे हो तो उसके पास 20 हो गए, आपके पास 0 बचे तो उसके पास ज़्यादा हो गए। तो क्या हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, क्रिएट होता है, इसी को यूज़ करते हैं हम ATP बनाने में। अच्छा, तो ATP बनती कैसे है। इट मूव बैक फ्रॉम आउटर चैम्बर टू मैट्रिक्स। जो H+ बाहर आउटर चैम्बर यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठे हुए थे उन्हें वापस मैट्रिक्स में भेजा जाता है। किसकी मदद से, F नोड F1 कॉम्प्लेक्स की मदद से, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स 5 था, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में भी बताया था कि ये जो F नोड पार्ट होता है ये होता है चैनल। ये क्या होता है, चैनल। और ये जो F1 होता है इसको हम बोलते हैं हेड। होता क्या है कि जब यहाँ से H+ इधर मूव करता है, तो होता क्या है, इसका हेड रोटेट करता है। जैसे आप समझना चाहो तो इस तरीके से समझ लो कि पहले ये F नोड F1 प्रोटीन इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, इस तरीके से अरेंज है। अब जब यहाँ से H+ आयन मूव करेगा तो इसका जो हेड है वो ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है। और जब ये हेड रोटेट करेगा तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को यूज़ करके ATP बना लिया जाता है। और ये जो इसका हेड घूमता है इसको बोलते हैं हम कन्फर्मेशनल चेंज। क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ H+ फ्रॉम चैनल से जब H+ मूव करता है कन्फर्मेशनल चेंज होता है F1 में यानी हेड में, और इसकी वजह से ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो पूरा ATP का प्रोडक्शन था ख़त्म होता है, या हम कहें जो एरोबिक फेट है किसका, हमारे पायरुवेट का, वो ख़त्म होता है,
ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो हमने एरोबिक फैट पढ़ा इसमें हम समझते हैं कि कितनी एटीपी हमें बनी, 36 मिलती हैं कि 38 मिलती हैं जो एनसीईआरटी लिखता है। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अगर हमें रेस्पिरेशन में एनर्जी का लेखा जोखा रखना है कि कितनी एटीपी हमारी लगी, ठीक है, और कितनी एटीपी हमें मिली, ये मेजर करना या इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? ऐसा इसलिए टू कैलकुलेट एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज सम थ्योरेटिकल एजम्पशन नीडेड। जब भी हम एटीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम कुछ एजम्पशन लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम बनाते हैं कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हम बनाते हैं, ठीक है। पहली एजम्पशन क्या है? ऑल मेटाबोलाइट लाइक पायरुवेट नॉट लीव मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो हमारा पायरुवेट बना था ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ठीक है, वो हम ये मानते हैं कि वो लिंक रिएक्शन में गया और फिर क्रैब साइकिल में गया, ठीक है, ये मानते हैं हम, यानी ये हमारी पहली एजम्पशन हो गई कि हमारा मेटाबोलाइट कहीं भी नहीं जाएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन को छोड़ के, ठीक है, ये आप कहें वो रेस्पिरेटरी रिएक्शन को छोड़ के। ऑल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कम फ्रॉम ग्लूकोज ओनली। और हम ये मानते हैं कि जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं वो कहाँ से आए हैं? ग्लूकोज से आए हैं, ठीक है। तीसरा हम ये मानते हैं ऑल NADH एंड FADH2 यूज इन एटीपी सिंथेसिस। जितने भी NADH और FADH2 बने उनको हम ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाते हैं सबका, ठीक है। सो ये 3 एजम्पशन हम मानते हैं, लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो पायरुवेट बना वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में जाएगा। मान लो वो कुछ कहीं और जा रहा है, जैसे पायरुवेट मान लो जा रहा है हमारा अमीनो एसिड बनाने, ठीक है, तो वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बैलेंस शीट को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। अब बात आती है कि 36 एटीपी बनती है या 38 एटीपी बनती है। तो होता क्या है, कुछ सेल्स में 36 एटीपी बनती हैं, कुछ सेल्स में 38 बनती हैं। होता ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने पढ़ा है कि जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो 2 NADH बनते हैं। अब आपको पता है कि NADH को भी हमें कहाँ ले जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाना है ताकि हम इसका ऑक्सीडेशन करा सकें ETS में और ATP बना सकें। दिस 2 NADH नीड टू बी मूव इनटू माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस ATP, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ शटल फॉर मूवमेंट ऑफ NADH। अब ये शटल क्या होता है? ये शटल वो बैडमिंटन वाली शटल नहीं है। शटल एक तरीके से कह सकते हो आपका ट्रांसपोर्ट में मदद करने वाला सब्सटेंस है। जैसे आप मान लो खड़े हो दिल्ली में, आपको जाना है, आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है अमेरिका, ठीक है। जाना तो वैसे जा तो पाओगे ही नहीं, लेकिन मानने में क्या रखा है कि दिल्ली से आपको जाना है अमेरिका, ठीक है। अब आप किसकी मदद से जाओगे? एरोप्लेन की मदद से जाओगे, पैदल तो चढ़ के जाओगे नहीं। तो ये जो एरोप्लेन हो गया ये क्या हो गया? शटल हो गया, ठीक है। तो ये जो NADH हम साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाते हैं, इसको ले जाने का काम शटल्स का होता है। तो हमारे पास 2 तरीके की शटल होती है, ठीक है। एक होती है मैलेट एस्पार्टेट शटल, एक होती है मैलेट एस्पार्टेट शटल, जो 2 NADH को ले जाती है और सही सलामत छोड़ देती है। 2 NADH को ले जाती है और क्या करती है? 2 NADH को छोड़ देती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। क्या होता है? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। जब ये ट्रांसपोर्ट करती है तो 36 ATP बनती है। अब ये 36 ATP क्यों बनती हैं? इसलिए कि साइटोप्लाज्म में जो NADH थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं FADH2 में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं FADH2 में इस शटल के द्वारा। तो यहाँ पे एक तरीके से ये समझ सकते हो कि यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट क्या बोलता है कि मेरे को भी 2 ATP चाहिए। अगर तुम्हें अपना ट्रांसपोर्ट कराना है तो 2 ATP मेरे को दो। तो इसीलिए यहाँ पे 36 ATP बनती है, ठीक है। NADH कन्वर्ट हो जाता है 2 FADH2 में। आपको पता है NADH जाता तो 6 ATP बनती, लेकिन यहाँ पे 4 ATP बनेंगी FADH2 की वजह से, ठीक है। तो कौन कौन सी सेल्स में 38 बनती है, कौन कौन सी सेल में 36? तो जो हमारे हार्ट, यहाँ पे हार्ट आएगा, ठीक है, हेड लिख दिया मैंने गलती से। जो हार्ट होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, इनमें 38 ATP बनती है। क्यों? क्योंकि उनका काम ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इन्हें ज़्यादा ATP चाहिए। और मसल्स और न्यूरॉन्स की बात करें तो यहाँ पे 36 ATP बनती हैं इन सेल्स में। सो अब हम बात करते हैं फेट ऑफ अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी रेस्पिरेशन में क्या और भी सबस्ट्रेट आ सकते हैं ग्लूकोज की जगह, और अगर आ सकते हैं तो उनका फ्यूचर कैसा होता है। चलिए,
सबसे पहले हम लिखते हैं कि फॉर रेस्पिरेशन मोस्ट सेल यूटिलाइज ग्लूकोज। सबसे पहले हम हमेशा ग्लूकोज को ही लेते हैं अगर हमें रेस्पिरेशन कराना है तो ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स। लेकिन इन केस मान लो ग्लूकोज नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है, मान लो, तो क्या होगा, अदर कंपाउंड्स जैसे फैट, प्रोटीन, ठीक है, इन सब का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा, यानी फिर ये क्या करेंगे, एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काम करेंगे। तो अब बात आती है कि ये एंटर कहाँ से करेंगे, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कहाँ से करेंगे। तो ग्लूकोज से डाईहैप और पीजीएल बनता है, हमें पता है, ठीक है, बीच के स्टेप आपको नहीं लिखने। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, वो यहीं से एंटर करेंगे, इन 3 स्टेप के बीच में से कहीं से एंटर कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फैट की, किसकी बात करते हैं, फैट की, तो फैट आपको पता होना चाहिए किसके मिलने से बनता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से बनता है। तो इसमें जो ग्लिसरॉल वाला पार्ट है वो तो डाईहैप से एंट्री लेगा। कहाँ से एंट्री लेगा, डाईहैप से एंट्री लेगा। कैसे, ग्लिसरॉल में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा और वो बना देगा डाईहैप। क्या बना देगा, डाईहैप। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम डिस्कस नहीं करेंगे, डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये आपको अभी याद रखना है, ग्लिसरॉल से बनता है डाईहैप। कौन से प्रोसेस के थ्रू, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, यानी एक CO2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, इतना याद रखना। इसके बाद जो फैटी एसिड होता है वो कहाँ से एंटर करता है, फैटी एसिड एंट्री लेता है एसिटाइल कोएंजाइम में से। कैसे, फैटी एसिड में होती है बीटा ऑक्सीडेशन। अब ये बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, यहाँ पे मैंने बस समझाने के लिए लिख दिया है कि फैटी एसिड में बीटा ऑक्सीडेशन होती है और वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोटीन कैसे एंट्री लेगा, तो प्रोटीन आपको पता है अमीनो एसिड से बना हुआ होता है और अमीनो एसिड कीटो एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यानी कीटोन बॉडीज जिन्हें हम बोलते हैं। तो कीटो एसिड क्या करेगा, पायरुवेट के थ्रू भी एंट्री ले सकता है कि और क्रेब्स साइकिल में भी डायरेक्ट एंट्री ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि एक कीटो एसिड है। पायरुवेट भी क्या है, कीटो एसिड है, तो पायरुवेट की जगह भी ले सकता है और क्रेब्स साइकिल में भी एंट्री मार सकता है। सो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं एक्सेप्ट ग्लूकोज एंटर करते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट क्यों, क्योंकि ग्लूकोज से तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज एब्सेंट होगा तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे वो ग्लाइकोलाइसिस के बीच में एंट्री मारते हैं। फैट ब्रेक इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंटर करेगा पीजीएल में डाईहैप की मदद से और फैटी एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू और फिर एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। प्रोटीन डाइजेस्ट इनटू अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन को तोड़ा जाएगा अमीनो एसिड में, डीएमिनेट टू फॉर्म कीटो एसिड, फिर यहाँ पे डीएमिनेशन होगा, कीटो एसिड बनेगा। नाउ दिस कीटो एसिड कैन एंटर इनटू पायरुवेट और इन क्रेब्स साइकिल, कि कौन सा कीटो एसिड बन रहा है, ठीक है, या कौन सी कीटोन बॉडी बन रही है। अब देखो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे होता है ना, इसको हम एम्फीबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे समझते हैं। रेस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, हम मानते हैं कि रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी यहाँ पे चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, ऑक्सीडाइज करा जा रहा है। बट रेस्पिरेटरी पाथवे इज़ जनरली एम्फीबॉलिक, लेकिन ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, ये जो सीक्वेंस है रिएक्शंस का, ये एम्फीबॉलिक पाथवे है। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी पाथवे को हम बायोसिंथेसिस यानी चीज़ों को बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो कि मेरा पायरुवेट टूटा था तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, लेकिन इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से मैं फैटी एसिड बना सकता हूँ। इसी तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, इसी तरीके से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो क्रेब्स साइकिल में बनता है, इससे मैं एस्पार्टिक एसिड बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो एम्फीबॉलिक पाथवे है, ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, ये एम्फीबॉलिक पाथवे है। अब हम बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की। ये होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज टू अमाउंट ऑफ O2 यूज़। जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है जिसको हम RQ बोलते हैं, ये रेशियो होता है कि कितनी CO2 हमने रिलीज़ करी है और कितनी O2 हमने यूज़ करी है, यानी ली है और कितनी CO2 छोड़ी है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन में वॉल्यूम ऑफ O2 यूज़, ठीक है।
RQ की वैल्यू जो है डिफरेंट होती है डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए। और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, उस पे भी उसके लिए भी RQ जो है वो डिफरेंट होता है। RQ की बात करें 1 होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब के लिए जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है वो 1 होता है, यानी जितनी आप ऑक्सीजन लेते हो उतनी ही आप CO2 रिलीज कर देते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन को अगर हम तोड़ के एनर्जी बना रहे हैं तो वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आता है वो आता है 0.9। अगर हम बात करें फैटी एसिड जैसे ट्राइपालमिटीन, ठीक है, तो उसके लिए होता है 0.7 और ये नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं हमारे, जैसे हमारे एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इनका 1 से ज़्यादा होता है, RQ 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं डिफरेंट रेस्पिरेशन या टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। तो अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, अनएरोबिक मतलब हम ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे, तो ऑक्सीजन 0 और ऊपर कुछ CO2 का अमाउंट मान लो 1 मान लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर एरोबिक है, ऑक्सीजन हो रही है, तो उसके लिए 1 होगा जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अब बात करते हैं किसकी, एनएरोबिक फेट ऑफ पायरुवेट। किसकी बात कर रहे हैं, एनएरोबिक फेट, यानी जब ऑक्सीजन अब्सेंट हो। तो इसके 2 केसेस होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस से बनता है पायरुवेट, ठीक है, ये तो जनरली बनेगा। अब इसके बाद 2 केसेस हो सकते हैं कि जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो यानी बहुत कम सप्लाई हो, और जब एनएरोबिक कंडीशन हो यानी ऑक्सीजन मिले ही ना, ठीक है। तो अगर जब ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं बिल्कुल भी तो इथेनॉल फर्मेंटेशन होगा, और अगर जब लिमिटेड बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, किसकी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया में ये देखा जाता है जैसे लैक्टोबैसिलस, और यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में मसल सेल्स में देखा जाता है। अब होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप देखते हो आप बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हो, ठीक है। जब एक्सरसाइज करते हो या जब रनिंग करते हो तो आप बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हो, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आप बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हो। लेकिन अगर मान लो वहाँ से ऑक्सीजन की नीड पूरी नहीं हो पा रही है, क्या हो रहा है, नीड पूरी नहीं हो पा रही है, तो होगा क्या, इफ लिमिटेड O2 सप्लाई, अगर O2 पूरी नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH टेंड टू स्टॉप NAD+ ड्यू टू विच ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल स्टॉप। अगर मान लो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है तो NADH का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में आपको पता है ऑक्सीजन ही चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए और प्रोटॉन को गेन करने के लिए ताकि वाटर बने, और जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो NADH का ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, ठीक है, यानी NAD+ बनेगा ही नहीं, मतलब एनर्जी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से क्रैब साइकिल भी रुक जाएगी, लिंक रिएक्शन भी रुक जाएगी, ग्लाइकोलाइसिस भी रुक जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि NADH तो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा। टू एंश्योर 2 ATP फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। लेकिन आपने पढ़ा है कि जब ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनता है उस दौरान 2 ATP तो बनती ही है, 2 ATP बनती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस को होने देते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुवेट बनता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं भेजते, क्यों नहीं भेजते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे ऑक्सीजन है नहीं, तो NADH क्या होगा, रिड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और NADH अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो NAD+ नहीं बनेगा, और NAD+ नहीं बनेगा तो यहाँ पे ये जो NAD+ चाहिए वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पायरुवेट बनाते हैं, और यहाँ पे पायरुवेट का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड बना देते हैं। और जब लैक्टिक एसिड बनाते हैं तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो आपको याद करना है, ये पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। साथ ही साथ यहाँ पे NADH जो है रिड्यूस हो जाता है NAD+ में। अब आप बोलोगे ये NADH कहाँ से आया, ये यहाँ से आया ग्लाइकोलाइसिस से, तो ये NADH NAD+ में बन जाता है, फिर NAD+ यहाँ पे वापस चला जाता है और हमें 2 ATP मिल जाती है, ठीक है। तो ये होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। लेस देन 7% एनर्जी फॉर्म,
यानी यहाँ पे 7% से भी कम एनर्जी बनती है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल इज़ हार्मफुल। अब जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हो तो आप देखते हो कि जब आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो मसल्स हैं वो दर्द करने लगती हैं। होता क्या है कि वहाँ पे लैक्टिक एसिड स्टोर होने लगता है, ठीक है, और ये चीज़ जो है वो हार्मफुल होती है। अब हम बात करते हैं किसकी, एथनॉल फर्मेंटेशन की। किन में देखा जाता है, यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो ईस्ट, ठीक है, जो कि हमारी एक सैक्रोमाइसिस एग्जाम्पल है, ठीक है। ईस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर फंगी होती है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में इथेनॉल फर्मेंटेशन देखा जाता है। होता क्या है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करा जाता है पायरुवेट में ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, आपको पता ही है। अब होता क्या है कि ये पायरुवेट जो है वो CH3CHO में कन्वर्ट होता है, ठीक है, CH3CHO में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो पायरुवेट 3 कार्बन का था, यहाँ पे देखो ये 2 कार्बन का बचा, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि हम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे, क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए फिर ये वन शॉट नहीं बचेगा, 2-3 मतलब 4-5 घंटे का हो जाएगा, ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे। अब C3CH2 जो होता है, CH3CHO जो होता है, ये क्या करता है, क्या बनाता है, इथेनॉल, यानी अल्कोहल बनाता है एक तरीके से। और इस अल्कोहल का नाम क्या होता है, इथेनॉल। कैसे बनाता है, रिडक्शन के थ्रू। कैसे बनाता है, रिडक्शन के थ्रू, ठीक है। इसका रिडक्शन मेरे को कैसे पता चला हो रहा है, क्योंकि NAD+ का NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्या होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और अल्कोहल डिहाइड्रेज जो एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसका एक्टिवेटर होता है जिंक। जिंक आके इसको एक्टिवेट करता है कि चलना इथेनॉल बनाना, तो ये इथेनॉल बनाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये एक्टिवेटर का क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जामिनेशन में। तो अगर आप यहाँ पे देखो, एक पायरुवेट से एक CO2 रिलीज हो रहा है, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट रिलीज होते हैं, तो यहाँ पे 2 CO2 रिलीज हो जाएंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। अब NCERT एक लाइन लिखती है कि एट 30% कंसंट्रेशन ईस्ट स्टार्व इटसेल्फ टू डेथ। जब इथेनॉल की कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा हो जाती है तो ईस्ट जो है अपने आप को मार लेता है, अपने आप को मार लेता है, ठीक है। तो इसकी हम हाई कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हमें यीस्ट से क्या करना है, इथेनॉल बनाना है, ठीक है, तो हम डिस्टिलेशन के थ्रू इसकी हाई कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं, किसकी, एथेनॉल की, ठीक है। सो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट ये ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।